साथियों, एक बार एक समुद्र के किनारे एक बालक खड़ा हुआ था और वो समुद्र की लहरों में आई हुई मछलियों को उठा उठा कर फेंक रहा था वापस से समुद्र के अंदर। उसी समय एक व्यक्ति वहाँ से निकलता और वो पूछता है कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बालक उसको जवाब देता है कि मैं ये समुद्र की लहरों में आने वाली मछलियाँ जो बाहर निकल कर तड़प तड़प के मर जाती है, इनको उठाकर वापस से समुद्र में फेंक रहा हूँ ताकि उनको जीवन दान मिल सके। तो वो व्यक्ति बोलता है कि अरे बेटा, तुम ये यहाँ तो हजारों लाखों मछलियाँ पड़ी हुई है, तुम ऐसे एक एक करके कितनी मछलियों को फेंक दोगे और उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो साथियों, वो बालक बहुत सुंदर सा जवाब देता है और वो कहता है कि एक मछली उठाता और उसको समुद्र की ओर फेंकता और उछाल के बोलता है कि बोले हो सकता है कि बाकी मछलियों को मैं नहीं बचा पाऊँ, लेकिन जिस मछली को मैंने अभी समुद्र में फेंका है शायद उसकी जान तो बच जाए। साथियों, आज का जो वीडियो है इसी प्रकार का एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मेरे वीडियो को जो भी लोग सुनते हैं उसमें से अगर एक व्यक्ति ने भी इस सब्जेक्ट के ऊपर में समझ कर अपने आप को उस जंजाल से बाहर निकाल दिया तो मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त संदीप मित्तल। और जैसा मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू बताया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे चीज़ से बाहर निकालने की लोगों को जो वाकई आज की तारीख में बहुत मुसीबत का कारण है और उससे अगर हम निकल जाते हैं और एक व्यक्ति भी अगर वहाँ से बाहर निकलता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ EMI की, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जो EMI आज एक बहुत जाना पहचाना सा और चलन में आया हुआ शब्द है। आप किसी से भी बात करोगे तो वो ये बोलता है मैंने फलाना चीज़ EMI पे ली है, मैंने ऐसा करके EMI पे ख़रीदा है, मैंने ये गाड़ी EMI पे ली है या मैंने टीवी फ्रिज EMI पे लिया हुआ है। सो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि क्यों EMI, क्यों लोन, हम क्यों लोन लेते हैं। स्पेशली हम छोटी छोटी चीज़ों की अगर बात करें तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में लोन लेना तो बहुत ही गलत बात है। उस तरीके से लोन नहीं लेना चाहिए और उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं उस संबंध में हम लोग आने वाले ये वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लोन क्यों लेना चाहिए, मतलब लोन क्यों लिया जाता है। सो साथियों, अगर कोई छोटी छोटी आइटम्स की मैं बात करूँ, मान लो टीवी फ्रिज वगैरह हुआ या कोई गाड़ी हुई, टू व्हीलर वगैरह हुआ, या आजकल तो कई बार वो लोग कपड़े के ऊपर में भी या मोबाइल के ऊपर में भी लोन लेने की बोलते हैं कि बोले हमने तो कपड़े भी साहब लोन पे ले लिए या मोबाइल भी जो है वो लोन पे अवेलेबल है। सो एक ही बात है कि वाकई क्या हम देखें कि 4-6 महीने में हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ फ़र्क आ जाएगा कि अगर वो प्रोडक्ट जो हम लोन पे ले रहे हैं वो प्रोडक्ट अगर हम 4-6 महीने बाद ले लेते हैं तो क्या हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम क्या करें कि लोन के माया जाल से ही बच जाएं। सो दूसरा एक और, लेकिन मैं उसके पहले बोलना चाहूँगा कि अभी अभी में अगर आपने पेपर्स में भी पढ़ा होगा या कई लोगों से सुना होगा कि चाइना ने जो है बहुत सारे एप्लीकेशन बने हैं इस प्रकार की जहाँ पे बहुत इजी वे में लोन मिल जाता है। वो लोन जनरली ऐसे होते हैं 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार, और वो उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनको शायद उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है उस समय में उन लोगों को उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो आपके मोबाइल में घुस के, जब वो एप्लीकेशन के थ्रू आप लोन लेते हैं और वो आपके मोबाइल में घुसकर आपका सारा डेटा भी चुरा लेते हैं और इवन कई बार जो है वो सामाजिक रूप से भी आपको कई बार बदनाम कर देते हैं। और अगर आप पढ़ रहे होंगे पेपर में तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने तो उसमें सुसाइड तक भी कर लिया, कई लोगों ने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया और फिर सुसाइड कर लिया। सो ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ देने वाली होती है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम कम से कम लोन के चक्कर में पड़े। उसके बदले क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और एक चीज़ और उसके पहले भी बोलना चाहूँगा कि आपने ध्यान दिया होगा, कभी आपको याद होंगी कि एक कुछ समय पहले की जो फिल्में हुआ करती थी वो इस प्रकार की कई सारी फिल्मों में होता था कि किसान ने या एक गरीब व्यक्ति ने जो है किसी साहूकार से लोन लिया हुआ है और वो सारी ज़िंदगी अपना पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो कई बार उस लोन को चुका नहीं पाता है। इवन अपना सब ज़मीन जायदाद वगैरह उसके पास में जो भी होते हैं उस किसान के पास में, उसको वो आखिरी में उस साहूकार को ही देना पड़ती है। सो ये एक तरीके का माया जाल है जिसमें अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वो बड़ा मुश्किल होता है उस जगह से बाहर निकलना। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि लोन क्या, किस टाइप के लोन्स होते हैं, ठीक है। सो लोन्स बेसिकली दो तरीके से होते हैं मेरी नज़र में। अगर मैं बात करूँ, एक होता है लायबिलिटी के लिए लोन और एक होता है असेट्स के लिए लोन। सो अगर हम कभी असेट्स के लिए कोई लोन ले भी रहे हैं
तो वो तो फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं है कि भाई हमने कोई असेट्स खरीदी है और उस चीज़ के लिए अगर हमने लोन लिया है तो डेफिनेटली कि उस असेट्स की कीमत बढ़ने वाली है आने वाले समय में। सो वो तो फिर भी एक बात समझ में आती है कि चलो ठीक है, आपने कोई असेट्स परचेस करी है और उसके लिए लोन ले भी लिया, तो आगे आने वाले समय में चूंकि उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो जो लोन के अगेंस्ट में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो वहाँ से उसको वो कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन साथियों एक चीज़ सोचिए, अगर आपने लाइबिलिटी के लोन लिया हुआ है, तो सपोज वही जैसे बात करेंगे अपन, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए लोन ले लिया या आपने कोई व्हीकल्स के लिए लोन लिया हुआ है, सो वो तो एक तरीके की लाइबिलिटी होती है हमारे लिए। और आप देखेंगे कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, मीन्स मतलब आज जो चीज़ में जिस रेट में आप उस चीज़ को परचेज कर रहे हैं डेफिनेटली वो आने वाले समय में उस रेट में नहीं बिकने वाली है, तो वो एक तरीके की लाइबिलिटी हो गई। तो एक तो उसकी कीमत घट रही है और दूसरा आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये तो आपको दोनों तरफ से जो है वो नुकसान करने वाली बात होती है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको इसमें समझाना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं 50 लाख रुपए का एक घर खरीद रहा है जिसके ऊपर में उसने लोन लिया हुआ है, और अगर सपोज वो 30 साल के लिए लोन ले रहा है तो लगभग अगर मैं मान लेता हूँ 8.5% के आसपास का अगर हम लोग इंटरेस्ट लेके चलते हैं तो 38,500 रुपये महीने की आपको जो वो EMI आपको पे करना पड़ेगी आने वाले 30 साल में, जो कि लगभग 1,40,00,000 रुपए के आसपास होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है और आप विद इंटरेस्ट 30 साल के अंदर में 8.5% के आसपास का अगर आपका इंटरेस्ट रेट है तो लगभग 1,40,00,000 रुपए पे करने वाले हैं। अब इसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अगेंस्ट में आप ले सकते हैं SIP। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी SIP अगर आपने इसके साथ शुरू कर दी ना, लोन तो आपने ले लिया ठीक है, वो आप 38,500 रुपये आप पे कर रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके साथ में अगर आपने 4,500 रुपये, केवल 4,500 रुपये की एक SIP अगर आपने शुरू कर दी, और हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट मानते हैं कि अगर उस पर 12% का भी रिटर्न आ गया, जो कि बहुत रिजनेबल रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, और इस SIP को आपने अगर 30 साल तक कंटिन्यू कर लिया, तो जो साथियों आपने 1,40,00,000 रुपये पे करे ना, लगभग वही पैसा आपका वापस से इकट्ठा हो जाएगा। इट मीन्स आपने एक तरफ से पैसा दिया लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ अपने आपको 4,500 रुपये से मोटा मोटी अगर अपन EMI के अगेंस्ट में बात करें तो 12-13% के आसपास अगर आपने अपने आप को स्ट्रेस कर लिया, तो आपने जो पैसा पे करा है विद इंटरेस्ट वो पैसा वापस से आपका खड़ा हो जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। अगर सपोज आप हाउस लोन चला रहे हैं तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपने करा है तो बहुत अच्छे से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और अपना जो इंटरेस्ट का जो पैसा दिया उसको वापस से पा भी सकते हैं। एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छी मैं ऐड करना चाहूँगा कि सपोज कई बार जब मार्केट डाउनफॉल पर होता है, हम हमारी SIP हमेशा कंटिन्यू रखिए, और उस SIP को जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आप देखते हैं कई बार एक शॉर्ट टर्म में भी 25-30%, 40% तक के भी रिटर्न्स आ जाते हैं SIP के अंदर में। जो मैं आपसे बात करूँ 12% की, कई बार उसमें 25-30% के भी रिटर्न आते हैं। तो उस समय कोशिश करिए कि वहाँ से उस पैसे को निकालें और आपके लोन को रीपेमेंट के रूप में पे कर दें। उसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, एक तो आपने इधर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, दूसरा जो है आपकी जो EMI जो 30 साल तक चलने वाली है, आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको फिक्स रखिए रुपीज़ टर्म में, और जो आपका टेन्योर है उसको आप रिड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो टेन्योर है वो बहुत हद तक बहुत जल्दी अपना कम होता जाएगा। तो वो आपको बहुत अच्छा सा एक फ़ायदा दे सकता है। उसके बाद एक चीज़ और बोलना चाहूँगा साथियों कि कई बार मैं कई सारे क्लाइंट्स के साथ बैठता हूँ, वो बोलते हैं मेरे पास में 4 क्रेडिट कार्ड है, तो मेरे पास 6 क्रेडिट कार्ड है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो ये बोलते हैं कि हम एक क्रेडिट कार्ड से जो है दूसरे का रीपेमेंट कर देते हैं, दूसरे से तीसरे का रीपेमेंट कर देता है, हम उस साइकिल का ध्यान रखते हैं और हम बराबर से उसको मैनेज कर रहे हैं। सत्य नो डाउट कई बार उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं और हमको कैशबैक वगैरह वो सारी चीज़ें भी मिलती है। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम क्यों इतना दिमाग लगाएं कि यार ये क्रेडिट कार्ड का टाइम आने वाला है तो इससे इसको रीपे करना, उसका टाइम आने वाला है तो उससे उसको रीपे करना है। उसकी जगह हम कोशिश ही क्यों ना ये करें कि हम जिस बिजनेस में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, जिस जॉब में हैं, वहाँ पर अपने आप को अपग्रेड करें, बजाय उस जगह पर अपना दिमाग लगाने के हमारा दिमाग उस जगह लगाएं जहाँ से हम इनकम अर्न कर सकें। सो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि बजाय एक्सपेंसेस के हम ऐसी जगह पे एक्सपेंसेस बचाने की जगह हम ऐसी जगह पर हमारा दिमाग लगाएं जहाँ से हम कुछ इनकम को अर्न कर सकें। कभी बाई चांस ऐसा भी होता है कि गलती से अगर कोई क्रेडिट कार्ड का शेड्यूल आपका आगे पीछे हो गया या आप नहीं उसको रीपे कर पाए तो आपके क्रेडिट स्कोर में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो वो तो एक बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है। एक चीज़ वो बोलना चाहूँगा साथियों कि कोई भी कंपनी, कई बार हम जब मॉल्स वगैरह में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं, वो बोलता है कि साहब आप तो ये चीज़ ले लो, ये तो 0 इंटरेस्ट के ऊपर में हम आपको पे कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो साथियों एक चीज़ आप सोचिए, अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल के देखिए कि क्या कोई कंपनी
लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद में या लाखों करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसा दे देगी उधार पे? नहीं होता साथियों। वो हिडन कॉस्ट होती है जो हमको नहीं दिखती है। आप देखिए, एक बार मार्केट सर्च करिए, आप जब देखेंगे कि ईएमआई के अगेंस्ट में जब जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उसकी जो कीमत वो व्यक्ति ले रहा है, वो भले बोल रहा है कि मैं 0 इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में अगर आप उस चीज़ को कैश में खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको रेट में वैसे ही डिफरेंस मिल जाएगा। तो बजाय उसको एक्स्ट्रा पैसा देने के कोशिश करिए कि आप अपना पैसा एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करिए। वो 6 महीने के एसआईपी हो, साल भर के एसआईपी हो, आपके एडवाइज़र से आप बात करिए कि मुझे ये चीज़ खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे टीवी खरीदना है, मुझे लैपटॉप खरीदना है, मुझे वॉशिंग मशीन खरीदना है, जो भी चीज़ खरीदना है, तो उसके लिए मैं कितने रुपए की एसआईपी कितने समय के लिए करूं ताकि मैं उस चीज़ को बिना किसी लोन के मैं उस चीज़ को परचेस कर पाऊँ। तो सबसे पहले साथियों मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आज भी अगर आपके ऊपर कोई लोन है उसको क्लियर करिए और शांति से सोइए। ये सबसे बड़ा एक फंडा है आज की तारीख में। अब एक चीज़ और बोलना चाहूँगा साथियों कि जैसे आप हमारे वीडियो देखते हैं, कई सारे दूसरे भी आप वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर में ढेरों वीडियो है जहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई जाती है कि आप ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो, आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करो, ये स्कीम अच्छी है, इसमें ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लेकिन शायद कुछ एक लोग ही ऐसे होंगे या जो बोल पाते होंगे कि पैसा सीओ कैसे करना है। हम इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम तब करेंगे ना जब हम सेविंग्स करेंगे। तो साथियों मैं कोशिश करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कि पैसा सेव किस तरीके से किया जा सकता है, आसान तरीके से कैसे पैसा सेव किया जा सकता है, ऐसा कौन से सिस्टम से जहाँ से हम अभी फिजूल खर्ची के रूप में हमारा पैसा जा रहा है या बिना मतलब का हमारा पैसा जा रहा है, उस पैसे को हम कैसे बचाएं। साथियों लास्ट में एक ही बात बस बोलूँगा कि बिना वजह हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन से भी काफ़ी सारा बीमारियां वगैरह होने का डर होता है। ओके, थैंक यू।